हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 145 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 146 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। आपने उत्तर लिखा है, प्राचीन भारत के सर्वोच्च एवं सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह श्रुति साहित्य को माना जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनकर जगत में साहित्य के रूप में फैलाई गई। इसमें चारों वेद तथा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। स्मृतियों, धर्मसूत्रों, महापुराणों को श्रुति साहित्य को आदर्श मानकर ही लिखा गया है। अर्थात महाभारत को देखें तो इसमें इतिहास की परिभाषा अलग रूप में दी गई है, जिसके अनुसार व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे उपागमों के अंतर्गत शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही उसके भूत, भविष्य तथा वर्तमान है। हालांकि उपरोक्त प्रासंगिकताओं के अलावा श्रुति साहित्य की कुछ सीमाएं हैं। वैदिक साहित्य में सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन है और राजनीतिक इतिहास का अभाव है। इसलिए प्राचीन भारत का साहित्यिक इतिहास अपेक्षाकृत आधुनिक भारत के कम व्यापक है, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों की संख्या या उपलब्धता कम है। अर्थात प्राचीन भारत के संदर्भ में विश्व के अन्य देशों ने जितना साहित्यिक लेखन किया है, उतना भारत में नहीं हुआ है। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रचुरता या उपलब्धता के संदर्भ से विश्व के लेखक बेशक भारतीय इतिहास लेखन से आगे हों, परंतु फिर भी जो संकल्पनाएं श्रुति साहित्य के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं, वो उनसे अलग थी, क्योंकि हमारा साहित्य नैतिक मूल्यों को व्यक्ति के अंदर समाहित करता है। इसके बाद का काम आपने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहिए। जैसे इसमें आपसे प्रश्न इसलिए पूछा है वास्तव में कि श्रुति साहित्य का और पुरातात्विक स्रोतों के मध्य क्या समन्वय है, या फिर पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर श्रुति साहित्य उनकी जगह उपयोगी है। आपसे इस प्रश्न को इस हिसाब से इसने पूछा है। जैसे आप जब इन वेदों के संकलन को, पुराणों के संकलन को पढ़ते हैं, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों को, तो इन सब में अधिकांश को गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पर लिखा गया है। क्लियर? तो वास्तव में आपसे इसने यही पूछा है कि उससे पहले तक पुरातात्विक स्रोत किस हद तक इसके साथ समायोजन प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न जब आप पढ़ते हो श्रुति साहित्य, महाभारत को लेकर, पुराण को लेकर, वेदों को लेकर, या फिर कई सारे उपनिषदों को लेकर, तो उसमें कई सारी कथाओं और कहानियों का संकलन तो है, लेकिन उनकी पुरातात्विक दृष्टि से पुष्टि नहीं होती। और जब उनकी पुरातात्विक दृष्टि से पुष्टि नहीं होती, तो उनका इतिहास के प्रमाणों के रूप में उपयोग करना काफ़ी हद तक सीमांकित कर दिया जाता है। जैसे आपसे प्रश्न में भी यही डिमांड उसने पूछी है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में, क्लियर, आपसे पूछा कि ऐतिहासिक साक्ष्य, जब हम ऐतिहासिक साक्ष्य किसी को लेते हैं तो ऐतिहासिक साक्ष्य के कई फीचर होते हैं कि उसमें तथ्य की जानकारी कितनी है, उसमें कालबोध कितना है। अब जैसे आप श्रुति साहित्य को देखेंगे तो इसमें जो काल का विभाजन है वो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष का नहीं है। उसमें काल का जो विभाजन होता है वो कल्प में, युग में और कई सारे युगों को मिलाकर, योनियों को मिलाकर ऐसे बताया गया। मतलब युगों युगों में जन्म लेता हूँ, तो अब युगों का टाइम पीरियड इसमें बताया ही नहीं गया कि वास्तव में एक युग में कितने वर्ष को माना गया है। और फिर अगर उस युग की देखें तो उसमें भी कई सब पॉइंट हैं कि कितने कल्प थे, उन कल्प में भी कई सारे सब पॉइंट हैं, तब जाकर एक समय की भूमिका निकल कर आती है। तो इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि वास्तव में ये जो श्रुति साहित्य है, हमारे जो वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ हैं, इनकी प्रासंगिकता कितनी है। अगर इनकी साहित्यिक स्रोतों की
अगर पुरातात्विक स्रोतों के साथ में समायोजन हो जाता है तो हम ये कह देते हैं कि हाँ, इनका हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनका हमारे यहाँ समायोजन नहीं होता है तब तक इतिहास के स्रोत के रूप में इनका उपयोग करना कई बार इनकी प्रासंगिकता को अन्योचित ठहरा देता है, मतलब उतना न्यायोचित नहीं करता है। क्लियर? लेकिन फिर भी जैसा कि आपने इसमें निष्कर्ष में लिखा है कि ये बात ठीक है कि हम इतिहास लेखन की परंपरा में उतना आगे नहीं थे या हमें यूरोप की भांति उतना इतिहास की जानकारी नहीं थी, लेकिन नैतिक शिक्षाओं और नैतिक विधानों का जो इसमें समायोजन मिलता है वो वास्तव में राज्यों की कई सारी नैतिक शिक्षाओं में भी देखने को मिलता है। चाहे वो अशोक के अभिलेख हों, जब आप अशोक के अभिलेख को डिटेल में पढ़ते हैं तो कहा यह भी जाता है कि वास्तव में अशोक के अभिलेख उन्हीं वैदिक ऋचाओं, पुराणों, धर्म ग्रंथों का ही एक समायोजन है जिसमें नैतिक शिक्षाओं की बात की गई है। क्लियर? तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि हाँ, जो उसमें बातें लिखी गई हैं, अब जैसे उसमें महाभारत के टाइम पीरियड की बात की गई, बट महाभारत का जो टाइम पीरियड है वो पुरातात्विक दृष्टि से प्रमाणित नहीं हो पाता। ये बात अलग है कि महाजनपद काल के रूप में कई सारे ऐसे क्षेत्र हम देखते हैं जो कि उस समय महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। चाहे वो अंग देश की बात हो जिसको राजा कर्ण का बनाया जाता है, चाहे मत्स्य नरेश की बात हो या विराट नरेश की बात हो या फिर उस समय के हस्तिनापुर की बात हो या फिर कुरुवंश की बात हो, ये सब आते हैं। लेकिन इनकी तथ्यात्मक दृष्टि से या पुरातात्विक दृष्टि से पुष्टि नहीं हो पाती है पूरी तरह से। क्लियर? तो पूरी तरह से जब तक पुष्टि नहीं हो पाती है तब तक हम उसको उचित नहीं मान पाते कि हाँ, क्या इस तरीके का गांडीव रहा होगा, क्या इस तरह भगवान कृष्ण ने सच में जन्म लिया होगा, क्या प्रभु श्री राम सच में आए होंगे। अब अवध की बात तो आ जाती है कि हाँ, अवध उस समय का एक क्षेत्र था, लेकिन आप जब रामायण केवल अवध की पढ़ते हो, आप जब रामायण तुलसीदास की पढ़ते हो या वाल्मीकि की पढ़ते हो तो उसकी कहानी दोनों में अलग है। और फिर रामायणों को अगर आप अलग अलग और डिवाइड कर दो, पाकिस्तान की रामायण को अगर आप देख लो, दक्षिण भारत की कंबन की रामायण देख लो तो उनकी कहानियाँ अलग हैं। श्रीलंका की अगर कहानी देख लो रामायण की तो वो कहानी अलग है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं कि श्रुति परंपरा पर विश्वास करने में उतनी सहायक नहीं हो पाती। क्लियर? ये प्रश्न आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब आप पूरे इस टॉपिक को गुप्ता पीरियड तक के टॉपिक तक कवर कर लेंगे। अर्थात गुप्ता टाइम पीरियड तक जब आप इन सारे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे कि वास्तव में श्रुति साहित्य या वैदिक उपनिषद या इन चिंतन में क्या क्या सीमाएं इनकी रही थी। जैसे आपने भी इसमें बताया है कि उस समय का जो इतिहास लेखन होता था उसमें राजनीतिक एक्टिविटीज़ को कम से कम दिखाया गया, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया। और आज की आधुनिक जो इतिहास लेखन की शैली है उसमें राजनीतिक तत्वों का ज़्यादा समावेश होता है, तभी हम उसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मानते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि उस समय के लोगों ने जो इतिहास लिखा उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए थे, बट आज के मॉडर्न एरा में जो इतिहास लेखन हो रहा है उसके अपने स्टैंडर्ड हैं। तो स्टैंडर्ड्स का तालमेल भी ना होना एक तरीके से इतिहास लेखन की विविधता को या इतिहास लेखन की डायमेंशन के प्रति शंका उत्पन्न करता है। अगर इसी इतिहास लेखन के पैमाने अगर हमारे भारतीय साहित्य से होते, हमारी भारतीय श्रुति परंपरा से होते, तो शायद हम यूरोप का इतिहास लिख रहे होते। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये साम्राज्यवादी लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बनाए कि हिस्ट्री का अध्ययन अगर हमें करना है तो इन पैमानों पर करेंगे, और ये पैमाने जिस देश में भी पाए जाएंगे हम यही कहेंगे कि वास्तव में इन देश के लोगों को इतिहास लेखन आता था और इन देश के लोगों को इतिहास लेखन नहीं आता था। अब ये बात अलग है कि उनको वो टेस्ट में वो सारी चीज़ें अच्छी लगी, हेरोडोटस को ये अच्छा लगा, हेरोडोटस ने अपने हिसाब से जिन कल्पनाओं को पैमाना बना लिया या जिन तथ्यों और तार्किकताओं को पैमाना बना लिया उससे ही इतिहास लेखन की परंपरा कही गई। जबकि हमारे यहाँ हम लोगों ने अपने दिमाग पे भरोसा किया। भाई आप एक चीज़ सोचिए
कि जब वेदव्यास जी ने जब गणेश भगवान से कहा कि आपको जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं या जितने भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं, इनका लेखांकन करना है, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसके पहले उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनको बिलीव था कि नहीं, ये सब के सब हमारे मस्तिष्क में हमें याद हैं और हमारी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो इतनी ख़राब नहीं है और इस ज्ञान को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हर युग में स्थानांतरित कर सकेंगे। तो इसीलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे संकलित करने की ज़रूरत नहीं है, इसे केवल और केवल अपने मुखार बिंदु से ही अभिव्यक्त कर देने की ज़रूरत है। अब लिखते वो लोग क्यों नहीं थे श्रुति साहित्य को? तो इसकी एक सबसे बड़ी ये वजह मानी जाती थी कि जो ये श्रुति साहित्य है ये वास्तव में ईश्वर की वाणी है और अगर कोई एक मनुष्य ईश्वर की वाणी को संकलित कर दे रहा है, उसे लिपिबद्ध कर दे रहा है, तो वो व्यक्ति ईश्वर के समतुल्य हो गया और अगर वो व्यक्ति ईश्वर के समतुल्य हो गया तो ईश्वर फिर अप्रासंगिक हो गया। समझ रहे? इसलिए भी नहीं लिखा गया। इसीलिए आप देखोगे कि सबसे पहली जो पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक में किसी व्यक्ति ने अपना नाम लिखा, तो वो थी आर्यभट्ट की, आर्यभट्टियम। उसी में उन्होंने बस नाम लिखा कि फला पुस्तक के राइटर कौन है, आर्यभट्टियम। इसके पहले जितनी भी पुस्तकें थी उनमें कोई भी व्यक्ति अपना नीचे नाम नहीं लिखता था। आज भी देखिएगा कई सारे ऐसे इंसिडेंट लाइफ में होते हैं कि जहाँ पे हम उनको नाम अभिव्यक्त नहीं करते कि ये पुरस्कार किसने दिया, पता नहीं, उसने नाम नहीं लिखा। ये चंदा किसने दिया, उसने नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम किसी को चंदा दें तो वास्तव में हमारी कमाई नहीं है, वो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है। अगर ईश्वर ने हमारी इतनी मदद की थी तो इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। अब कोई ये व्यक्ति कह दे कल को कि फला व्यक्ति ने तो चंदा ही नहीं दिया था या फला व्यक्ति को तो चंदा देने का शौक ही नहीं है, तो क्या हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को चंदा देने उसने दिया ही नहीं है और उसके अंदर नैतिकता नाम का बोध ही नहीं है? तो नहीं, क्योंकि उसने चंदा दिया है, बस वो दिखाना नहीं चाहता। तो ये पूरी तरह से कह देना कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता था, ये गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड उन्होंने अपने हिसाब से बनाए। जैसे आज भी आप कई सारे जो इंडेक्स जब पढ़ते हो तो उन इंडेक्स की ओर इंडिया क्यों नहीं ध्यान देता है कि इन इंडेक्स की जो पैमाने बनाए गए हैं उसमें इंडिया हमेशा पीछे रहता है। और आप सरकार को छोड़कर बाकी जितने विपक्ष के नेता हैं या विरोधी जितनी भी पार्टियां, जितने भी लोग हैं, वो क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया का जो इस इंडेक्स में पैमाना है, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या कोई भी हो, तो उस पैमाने में इंडिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि वो पैमाना आखिरकार बनाया किसने, और उसने अपनी ही अनुरूपता के अनुरूप पैमाना बना लिया कि वास्तव में यही एक पैमाना है, यही एक मॉडर्निटी है, यही एक आधुनिकता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति वो आधुनिक है ही नहीं, या किसी व्यक्ति के पास अगर इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है तो वास्तव में उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है काफ़ी लो है। क्लियर? तो इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल से हम तब एक बार फिर से करेंगे जब हम पूरी की पूरी एंसेंट इंडिया कवर कर लेंगे और वहाँ पे जब हम बड़े बड़े टॉपिक के रूप में एंसेंट इंडिया को डिस्कस करेंगे कि 15 वैदिक एरा से लेके मौर्योत्तर काल तक के समाज की व्याख्या कीजिए या उसके समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या सातत्य के साथ साथ परिवर्तन को अभिव्यक्त कीजिए। तो जब ऐसे बड़े प्रश्न कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम इन्हें करेंगे, तब आपको श्रुति साहित्य, उपनिषद, वैदिक पुराण ये सब और अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर? क्योंकि इनका जो लेखांकन हुआ वो गुप्ता टाइम पीरियड पे हुआ है, तो वहाँ से चीज़ें कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, साथ ही इसमें जो पॉइंट्स हमने बताए वो भी आपको पसंद आए होंगे। बाकी मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।